हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। दोस्तों, आपका एक टेस्ट पेपर है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पारिस्थितिकीय पदानुक्रम की आधारभूत इकाई है द बेसिक यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल हायरार्की, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म। पारिस्थितिकीय पदानुक्रम की आधारभूत इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकीय पदानुक्रम की आधारभूत इकाई जो कहा जाता है वो जीव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीव को कहा जाता है। समझ, इसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म को। इसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक घटक जैविक घटकों से मिलकर के बना होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसको कहते हैं? टेंसले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टेंसले को कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न था हमारा, द इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज दैट नेगेटिवली इंपैक्ट्स बोथ इज कॉल्ड एमेंसेलिज्म, म्यूटालिज्म, कॉमन सेलिज्म, कॉम्पिटिशन। दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली जातियों की परस्पर क्रिया को क्या कहा जाता है? एमेंसेलिज्म, सहोपकारिता, सहभोजिता, स्पर्धा। सहोपकारिता प्लस प्लस प्रकार का संबंध होता है, सहभोजिता प्लस 0 प्रकार का संबंध होता है, और स्पर्धा जो होता है ना वो माइनस माइनस प्रकार का होता है। जब एक दूसरे से होड़ रखते हैं तो दोनों ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव प्रकार का क्या है दोस्तों? संबंध है। सेकंड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, एमेंसेलिज्म दो प्रजातियों के मध्य एक ऐसा संबंध है। एमेंसेलिज्म के अंदर क्या होता है? क्या एक जाति को हानि पहुंचती है, अन्य जाति लाभान्वित होती है? एक जाति को हानि पहुंचती है, अन्य अप्रभावित रहती है। एक जाति को लाभ पहुंचता है, अन्य अप्रभावित रहता है। दोनों ही जातियों को हानि पहुंचती है। तो याद रखना, एक जाति को तो हानि पहुंचती है और दूसरी जाति हमेशा लाभ में रहती है। उसको क्या कहते हैं? एमेंसेलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमेंसेलिज्म कहा जाता है। जबकि एक होता है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म के अंदर क्या होता है? कॉमन सेलिज्म में एक जाति लाभ में रहेगी, दूसरी ने लाभ में रहेगी, नहीं दूसरी हानि में रहती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? का फर्स्ट होगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? फर्स्ट। चलिए, अगला प्रश्न है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। ये हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से क्या करना है दोस्तों? मैच करना है। कुछ एग्जाम्पल इंपोर्टेंट मैंने लिए हैं। एक स्तंभ फर्स्ट, एक है कॉलम सेकंड। ये जो आर्किड नामक प्लांट है ये एपीफाइट्स के रूप में पाया जाता है, अधिपादप के रूप में पाया जाता है, अर्थात दूसरे पादप पर केवल और केवल पोषण के लिए निर्भर रहता है। ये आवास के लिए निर्भर रहता है, पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए निर्भर नहीं रहता है। और 21 पादप पर रहता है? आम पर रहता है। किस पर रहता है? आम पर। तो ए में आएगा थर्ड। देखो, कई बार तो हमारे ऐसे क्वेश्चनों में ये वर्तमान पैटर्न चल रहा है। अभी जो हम आपके पेपर ले रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, ये वर्तमान पैटर्न पर आधारित है, न्यू पैटर्न पर आधारित है। क्योंकि फिलहाल आरपीएससी, अध्ययन स्पोर्ट्स सभी अपना पैटर्न चेंज कर चुके हैं। सुमेलन प्रकार के प्रश्न, कथन कारण वाले प्रश्न, सत्य असत्य वाले प्रश्न, इन प्रश्नों में क्या होता है? थोड़ा टाइमिंग कंज्यूमिंग ज्यादा होती है और एक्यूरेसी का पता चलता है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम जो पढ़ते हैं, उसमें एक्यूरेसी कितने परसेंटेज है। दूसरा अपन बात करते हैं आर्किड व्हील। अब कई बार तो एक से हमारा आंसर निकल के आ जाता है। बार्निकल क्या होता है? वार्निकल जो होता है दोस्तों, वार्निकल याद रखना, वार्निकल जो होता है वो व्हेल मछली जो होती है ना उस पर पाया जाता है, ये उसका साथी है। पक्षी बगुला जो होता है वो चारण पशु का संबंध है। पक्षी बगुला का संबंध किससे है? चारण पशु का है। इसमें पशु को कोई नुकसान नहीं होता है, बगुला को क्या होता है? लाभ होता है। तो ये इस पर निर्भर रहता है। और समुद्री एनिमोन और क्लाउन मछली, ये +0 प्रकार के संबंध है, ये कॉमन सेलिज्म प्रकार के संबंध है। इनको सहभोजिता कहा जाता है। एक जीव लाभ में रहता है, दूसरा जीव ने लाभ में रहेगा नहीं, हानि में रहेगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सी होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, हमने लगभग मोस्टली प्रश्न इस लेवल के लिए हैं ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4 क्वेश्चन सही हो जाएं। स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलान करना है। लाइकेन, लाइकेन क्या होता है? एक सहोपकारी वनस्पति है जो कि एल्गे एंड फंजाई से मिलकर बनी होती है। माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या होता है? एक कवक मूल होती है जो कि उच्च पादपों की जड़ों में पाया जाता है।
फिग क्या होता है? फिग होती है अंजीर। अंजीर के अंदर बर्र के द्वारा परागण क्रिया होती है, पॉलिनेशन होता है। जो अंजीर होती है ना, फिग का मतलब होता है अंजीर, और अंजीर के अंदर बर्र के द्वारा परागण क्रिया होती है। और आर्किड जो होता है वो मधुमक्खी इसका जीव है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, अंजीर एक मांसाहारी फल है क्योंकि अंजीर वर्र इसके भीतर होते हैं। बहुत ही गजब का प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है, याद रखना। और वर्तमान में ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखो, अंजीर एक मांसाहारी फल है क्या? अंजीर बर्र इसके भीतर होते हैं। अरे बर्र के द्वारा अंजीर में परागण क्रिया होती है, पॉलिनेशन होता है, ये बात तो सही है, लेकिन अंजीर कोई मांसाहारी फल थोड़ी है। तो कथन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कथन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अंजीर बर्र और अंजीर का वृक्ष सहोपकारिता संबंध दर्शाते हैं। बिल्कुल, सहोपकारिता का मतलब होता है दोनों को एक दूसरे से लाभ होना, क्या कहलाता है? सहोपकारिता कहलाता है। क्योंकि अंजीर बर्र अपना जीवन चक्र अंजीर के फल में पूरा करते हैं, और अंजीर का फल बर्र के द्वारा क्या होता है? परागण क्रिया होती है। दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से लाभ है। तो कथन सेकंड सही है, कथन फर्स्ट हमारा क्या है? गलत है। इसी प्रकार के यही पैटर्न आपको वर्तमान में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन इनकरेक्ट मैच? इकोसिस्टम, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ग्लोबल इकोसिस्टम, एंटायर बायोस्फीयर, एक्वेटिक इकोसिस्टम, वेटलैंड, नेचुरल इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर एरिया। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक गलत सुमेलन है? पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, वैश्विक पारितंत्र संपूर्ण जीवन मंडल है, जल पारितंत्र आर्द्रभूमि संबंधित है, या प्राकृतिक पारितंत्र कृषि क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7। तो अपन देख रहे हैं इसमें गलत सुमेलित बात कर रहा है कि गलत सुमेलन को छांटना है। पारितंत्र बिल्कुल प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। वैश्विक पारितंत्र पूरे जीव मंडल को अपन क्या कहते हैं? ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं। आर्द्रभूमि वेटलैंड कैसा पारितंत्र है? जल पारितंत्र है। कृषि क्षेत्र क्या प्राकृतिक होता है क्या? कृषि क्षेत्र कृत्रिम होता है, खेती बाड़ी अपन करते हैं तो कृत्रिम होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन की दर क्या कहलाती है? कार्बनिक तत्व की उत्पादन की दर क्या कहलाती है? द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एन इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम के अंदर पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस समय भोजन का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज जो कहलाता है ना, वो टोटल जितना भी ग्लूकोज बना उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सकल प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। अगला एक प्रश्न है, असुमिलित को छांटना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट फूड चेन। गलत खाद्य श्रृंखला का चयन करना है कि गलत खाद्य श्रृंखला कौन सी है। घास को टिड्डा खाता है, बिल्कुल खाता है। टिड्डे को मेढक खा सकता है, सही बात है। मेढक को सर्प खा सकता है, सर्प को बाज खा सकता है, ये तो हमारी सही है। पादप प्लवक को जंतु प्लवक खा सकते हैं, बिल्कुल। छोटे छोटे पादप प्लवक होते हैं उनको जंतु प्लवक खा सकता है, कीड़े वगैरह खा सकते हैं। कीड़ों को छोटी मछली खा सकती है, छोटी को बड़ी खा सकती है, ये भी हमारी सही है फूड चेन। टाइटम्स जो होते हैं इनको जंतु प्लवक खा सकते हैं, बिल्कुल। जंतु प्लवक को छोटी मछली खा सकती हैं। क्या घास को मेढक खाता है क्या? नहीं। तो हमारी यही आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा? डी। अगला एक प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट आपके सामने दे रखे हैं, क्या आंसर होगा? द फ्लो ऑफ एनर्जी इन यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूस एंड देन द कंज्यूमर्स, इट obeys the laws of thermodynamics. During energy transfer, some energy is lost to the environment as heat, which shows that the ecosystem does not obey the first law of thermodynamics. The higher trophic level receives 10% more energy than the previous lower level. Choose the correct option. ऊर्जा प्रवाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों की अपन को पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ध्यान रखना है कौन कौन सा कथन हमारा सही है। सूर्य से उत्पादकों की ओर फिर उपभोक्ताओं की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। हम पढ़ चुके हैं एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है और ये सीधी सी बात है।
सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं और प्रोड्यूसर से जो लेते हैं उसको अपन कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर से जो लेते हैं वो कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर। इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय चलता है। क्या ये ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है? बिल्कुल, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार ही होता है। ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वातावरण में खो जाती है, जो यह दर्शाता है कि पारितंत्र ऊष्मागतिकी के पहले नियम का पालन नहीं करता है, पालन करता है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। उच्च पोषण स्तर को पिछले निम्न स्तर से 10% अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है, नहीं, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण मात्र 10% ही होता है, इसलिए ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक और सेकंड, हमारा फर्स्ट एंड सेकंड आंसर सही होगा। अगला है, निम्न जंतुओं में कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण करता है? बहुत ही गजब का अच्छा प्रश्न है, वन लाइनर है लेकिन थोड़ा समझने वाला है। एक समय में एक से अधिक पोषक स्तर को ग्रहण कर सकता है, कौन है? तो आप देखते हो चिड़िया शाकाहारी भी होती है, चिड़िया मांसाहारी भी होती है। चिड़िया कीटों को भी खाती है, चिड़िया अन्न को भी खाती है, गेहूं के दाने भी खाती है, चावल भी खा सकती है, जो भी अपन खाना पीना डालते हैं वो चिड़िया वगैरह चुगती हैं। तो ये दो पोषण स्तरों में आती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाकी देखो, बकरी है मांस नहीं खाती, मेढक है घास नहीं खाता, शेर मांसाहारी जीव है। अगला प्रश्न है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड द सेलेक्ट द करेक्ट वन। ऊर्जा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही बात है यहां तक, चूंकि यह ऊष्मागतिकी के नियमों का उल्लंघन करेगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12वें का जो सही आंसर बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, गलत कथन का चयन करना है। ऊर्जा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊष्मागतिकी के अनुसार ही काम करता है, नियम का उल्लंघन कभी भी नहीं करेगा। समुद्र में जैव भार के पिरामिड उल्टे होते हैं, बिल्कुल, समुद्र के अंदर जो होता है जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। बड़ी मछली जो होती है वो छोटी मछली खाती है, छोटी मछली कीटों को खाते हैं, और मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। ये पादप प्लवक ये है, ये बड़ी मछली है, तो मात्रा किसकी ज्यादा होगी, पादप प्लवकों की तुलना में किसकी होगी, मछलियों की जैव मात्रा बायोमास ज्यादा होगा। सेकंड स्टेटमेंट हमारा राइट है। पारिस्थितिकी पिरामिड्स की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि 2 या 2 से अधिक पोषक स्तरों पर उपस्थित एक जाति का समावेश नहीं किया जाता है। हमेशा एक जाति को एक ही पोषक स्तर में रखते हैं, अलग अलग में नहीं रखते हैं, बिल्कुल ये भी हमारी सही बात है। मृतोपजीवियों को पारिस्थितिकी पिरामिड में कोई स्थान नहीं दिया गया है, बिल्कुल। इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर सेपेरोफाइटिक जीव हैं, मृतोपजीवी जीव हैं, उनको कोई स्थान नहीं दिया गया है, यद्यपि पारितंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सारी कथन सही हैं, गलत कथन हमारा कोई सा भी नहीं है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं इसका, अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपरद को सरल पदार्थों में विखंडित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। Decomposition is a process in which detritus is broken down into simpler substances by the microorganism, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है, decomposition occurs at a faster rate if the detritus is rich in lignin and chitin। यद्यपि अपरद में लिग्निन काइटिन की प्रचुरता है, तब अपघटन तीव्र गति से होता है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही होगा, कौन सा कथन हमारा सही होगा? तो पहली बात तो कतई सही है कि अपघटन में सूक्ष्मजीव हमेशा अपरद को सरल पदार्थों के अंदर तोड़ देते हैं, लेकिन क्या अपरद में लिग्निन काइटिन प्रचुरता है तो उससे अपघटन तीव्र गति से होगा? नहीं, यदि लिग्निन काइटिन होगा तो अपघटन स्लो गति से होगा, यार तीव्र गति से नहीं होता है, धीमी गति से होता है, क्योंकि लिग्निन तो पेड़ पौधों में सीमेंट के समान पाए जाने वाला रासायनिक कठोर पदार्थ है। जब कठोर पदार्थ होगा तो तेजी से क्यों होगा, कैसा होगा, धीमा होगा। पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वर्तमान जो पैटर्न है उसमें हमें एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन याद रखना है, थोड़ा सा अंतर आएगा, दिखने में क्वेश्चन सरल लगेगा। अब हकीकत वो स्टेटमेंट हमारा सही है या नहीं है ये हमें पूरा पता होना इसके लिए जरूरी होता है। तो कथन फर्स्ट हमारा सही है, परंतु कथन सेकंड हमारा कैसा है, गलत है। The term biodiversity was popularized by Odem, Paul Ehrlich, Tillman, एडवर्ड विल्सन।
तो जैव विविधता शब्द को लोकप्रिय बनाया था एडवर्ड विल्सन ने। बाकी पी ओडेम को आधुनिक पारिस्थितिकी का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, जैव विविधता का सही पदानुक्रमिक स्तर उच्च से निम्न है। यह एनसीईआरटी का प्रश्न है, याद रखना। जैव विविधता का सही पदानुक्रमिक स्तर पूछ रहा है इसमें आपसे। सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज, इकोसिस्टम। तो याद रखना, सबसे पहले तो जो आती है ना उसको बोलते हैं पारिस्थितिकीय विविधता, या उसको बोल सकते हैं अपन कम्युनिटी डाइवर्सिटी। यानी पहले सबसे पहले तो इकोसिस्टम वाली आएगी, ये वाली। उसके बाद में आती है जातीय विविधता, प्रजाति की विविधता, सेकंड नंबर पे ये आती है। और थर्ड नंबर पर आती है आनुवांशिक विविधता। 3 प्रकार की विविधता होती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका बी होगा। यही हमें सही क्रम इसमें याद रखना है, यही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोथ पेयर्स करेक्टली कंबाइंड। इसमें आपको चेक करना है कौन सा हमारा सही है, कौन सा हमारा सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें दोनों युग्म सही संयोजित हैं? निम्नलिखित में से किसमें दोनों युग्म सही सम्मिलित हैं? देखो, क्या स्व स्थानीय संरक्षण क्रायोप्रिजर्वेशन आता है क्या? इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है जीवों का नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन करना, प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना। जबकि क्रायोप्रिजर्वेशन तो एक्स सीटू में आता है, तो ये हमारा गलत है। क्या वन्यजीव अभ्यारण्य बाह्य में आते हैं क्या? नहीं, वन्यजीव अभ्यारण्य तो इन सीटू में आते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। स्वस्थानीय संरक्षण बीज बैंक किस में आते हैं? एक्स सीटू में आता है। बीज बैंक, सीड बैंक, वीर्य बैंक, क्रायोप्रिजर्वेशन बैंक। इसके अलावा अपन बात करें जंतु वाले बॉटनिकल गार्डन, ये सारे एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व, जैव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे जो आते हैं, पवित्र उपवन, ये सारे जो आते हैं वो इन सीटू कंजर्वेशन के आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये बाह्य स्थान में राष्ट्रीय उद्यान आते हैं कि नहीं? ये इन सीटू में आता है, तो ये भी हमारा गलत है। स्वस्थान इन सीटू कंजर्वेशन में आता है क्या? उत्तर संवर्धन नहीं, एक्स सीटू में आता है। बाह्य स्थान में ये आता है क्या? नहीं। सब उल्टे सीधे दे रखे हैं, बहुत गजब का प्रश्न है। और याद रखना 2025 में फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, यहां से एक प्रश्न ऐसा ही, बस थोड़ा सिंपल तौर पर आया। और मैंने कम से कम 6-7 क्वेश्चन को एक साथ कलेक्ट करके आपको एक साथ दिया है, और ये क्वेश्चन आपका सही है। इसका मतलब आपका एक्सी2 एनसी2 कंजर्वेशन वाला जो प्रोपेगेंडा है, वो भी जो कॉन्सेप्ट है, वो एकदम आपका क्लियर है। स्वस्थान में राष्ट्रीय उद्यान आता है, बिल्कुल। बाईस्थान वानस्पतिक उद्यान आता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी होगा। क्या होगा? डी। अगला है पवित्र आश्रम या उपवनों से संबंधित सही विकल्प को चुने। वनों के वे भूखंड हैं जिसमें आदिवासी समुदाय द्वारा उच्च सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल, आदिवासी समुदायों के द्वारा हमारी भारत की संस्कृति की शुरू से परंपरा रही है कि कहीं ना कहीं हम जहां पर रहते हैं वहां पर थोड़ा बहुत स्थान हम हमारे जंगली पालतू पशुओं के लिए और पेड़ पौधों के लिए रखते हैं। आज भी कोई व्यक्ति घर बनाता है तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे घर में थोड़ा सा एरिया ऐसा हो जिसमें मैं पेड़ पौधे लगा सकूं। ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है, बस थोड़ा प्लॉट छोटा होता है तो ये काम वो नहीं कर पाता है। उस काम को गमलों के माध्यम से करता है। देखा होगा आपने, हर घर में गमले रखे मिलते हैं। इसका मतलब वो पेड़ पौधों का शौकीन तो है व्यक्ति। हर घर में आज पादप लगे मिलते हैं, तुलसी का पौधा लगा मिलेगा, एलोवेरा मिलेगा, और भी कई सारे प्रकार के छोटे छोटे फूलदार वृक्ष, इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट कई सारे रखे रहते हैं। इसका मतलब यह है कि मानव कहीं ना कहीं प्रकृति से प्रेम तो करता है, पेड़ पौधे लगाना भी चाहता है, लेकिन उसके पास जगह नहीं है। तो ऐसी पुराने काल में भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि कहीं ना कहीं हर एक जीव जंतु के लिए और पादपों के लिए कुछ विशेष भूभाग छोड़े जाते थे, जिनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है पवित्र उपवन। एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, याद रखना। इन क्षेत्रों में दुर्लभ स्थानिक जातियां मिल सकती हैं, भारत के कई भागों में मिलते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से कौन से देश की जैव विविधता सबसे हाई है? सबसे ज्यादा किसकी है? तो रूस की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 मिलान करना है। अच्छा प्रश्न है, देखो क्या है। बहुत ही लेवल का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आ जाए तो मैक्सिमम बच्चों को गलत होने की संभावना रहती है इस क्वेश्चन के अंदर।
क्या है इसका सही आंसर, चेक करते हैं एक बार। पक्षी जो है इसमें एक तरफ तो दे रखा है प्रजातियां और एक विलुप्त होने के खतरे का सामने करने वाली जातियों का परसेंटेज दे रखा है। पक्षियों के लिए 12% बिल्कुल सही है ये, स्तनधारियों के लिए होता है 32%, उभयचर की बात करें तो 23% और अनावृत बीजी 31%, यानी विलुप्त होने के खतरे का सामने करने वाली जातियों का परसेंटेज है। यानी इस वर्ग की इतनी परसेंट जातियां ऐसी हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो जल्द ही ये जातियां पर्यावरण से, वातावरण से क्या हो जाएंगी दोस्तों, विलुप्त हो जाएंगी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलान करना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, नोट्स में बताए हुए प्रश्न है, आपको याद होगा, अपन ने पढ़ा भी था पीपीटी से। 3 प्रकार की मैंने आपको विविधता बताई थी और तीनों के मैंने आपको उदाहरण भी बताए थे, बस वो मिलान करना है। आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी का राउबोल्पिया बोमिटेरिया, याद करो अपने नोट्स में आया था। ए का क्या हो जाएगा, सेकंड। बस आप क्वेश्चन के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हो कि हमें पढ़ने के बावजूद भी हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस लेवल के क्वेश्चन आप सही करें जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पढ़ने का पता भी चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका कितना परसेंट मैटर हमें याद है और कितना परसेंट याद नहीं है। जातीय विविधता की बात करें तो अपन को सब पता है, जातीय विविधता पश्चिमी घाट पर पूर्वी घाट की तुलना में जातीय विविधता ज्यादा है, इसीलिए पश्चिमी घाट को हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया है। और पारिस्थितिक विविधता क्या होती है, जो कोरल रीफ्स बनते हैं, वेटलैंड हैं, प्रवाल भित्तियां हैं, कोरल है, ये सब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी होगा। क्या हो जाएगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज एंड को एक्सटिंक्शन आर कॉज्ड बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, कंपटीशन, बर्थ रेट, बायोडाइवर्सिटी लॉस। आवासीय क्षति, विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, सह विलुप्तता, ये सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, हर एक चीज पढ़ाई हुई है। इनका कारण क्या है, इनका कारण क्या है, क्वेश्चन पूछा इनका कारण क्या है। क्या जनसंख्या विस्फोट है, प्रतिस्पर्धा है, जन्म दर है या जैव विविधता क्षति है। तो जैव विविधता क्षति के कारण ही ये सारी कारण दिखाई देते हैं, जैव विविधता के खतरे के कारण हैं ये। मैंने लिखवाया था जैव विविधता क्षति होने के कारण क्या है, तो जैव विविधता क्षति होने के कारण है आवासीय क्षति होना, अतिदोहन होना, विदेशी जातियों का आक्रमण होना, सह विलुप्तता होना। ये सब किस में आते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस के अंदर आते हैं। किस में आते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्पीसीज डाइवर्सिटी जनरली इंक्रीजेज फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मेथड्स आर इक्वली एप्लीकेबल टू हायर प्लांट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो पहला कथन क्या कह रहा है, सामान्यतः स्पीसीज डाइवर्सिटी जनरली इंक्रीज फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड इक्वेटर, ध्रुवों से यदि हम भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी। बिल्कुल, यदि भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं अपन तो हमेशा जातियों की संख्या बढ़ती है। पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है और यही पूछ रहा है, बाकी सारे हमारे गलत हैं। भारत में पादपों की लगभग 25,000 ज्ञात प्रजातियां हैं क्या, नहीं, ज्यादा हैं। वैश्विक प्रजातियों की विविधता में भारत का हिस्सा लगभग 18% है। पारंपरिक परिगणन विधियां उच्च पादप सूचियों के लिए समान रूप से उपयुक्त हैं, सबके लिए अलग अलग तरीके की विधियां होती हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अक्षांश बढ़ने के साथ जैव विविधता घटती है, अक्षांश बढ़ने के साथ जैव विविधता घटती है क्या, नहीं, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा, सत्य नहीं है, सॉरी इसमें नहीं पूछ रहा है। अक्षांश बढ़ने के साथ जैव विविधता घटती है, बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी घटेगी, यानी जीवों की संख्या में कमी होगी। ऊंचाई बढ़ने के साथ जैव विविधता घटती है, जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी घटती है, जीवों की संख्या कम हो जाती है, ये भी बात सही है। कशेरुकियों में मछलियां सबसे अधिक जैव विविधता दर्शाती हैं, बिल्कुल मछलियों की प्रजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है कशेरुकियों के अंदर, ये भी बात सही है। ब्रायोफाइट्स की बायोडाइवर्सिटी एंजियोस्पर्म की तुलना में अधिक है, नहीं, एंजियोस्पर्म के अंदर जीव जो जंतु है ना वो ज्यादा है,
और ब्रायोफाइटा में क्या है, कम है, याद रखना। तो यही हमारा आंसर होगा क्या, डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है, कौन से वन पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहलाता है? ये तो आप सब जानते हो, जीके में पढ़ा होगा। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। और लास्ट प्रश्न है, सक्रिय रासायनिक ड्रग्स रेसरपाइन को किससे प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? तो राउवोल्फिया से करते हैं। किससे करते हैं? राउवोल्फिया से रेसरपाइन ड्रग्स प्राप्त की जाती है। तो ये हमारा दोस्तों पहला पेपर था। एक क्वेश्चन इसमें और है, कौन सा समूह उच्च जाति विविधता दर्शाता है? तो सबसे ज्यादा उच्च जाति विविधता कौन दर्शाएगा? हमारा कवक दर्शाएगा। कौन दर्शाएगा? याद रखना, कवक की सबसे ज्यादा प्रजातियां बायोडाइवर्सिटी में होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक बायोडाइवर्सिटी वाला जो आपका पेपर है, उसके हमारे सारे क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर व्याख्या की है। बहुत ही शानदार प्रश्न थे, एनसीईआरटी आधारित थे, वर्तमान पैटर्न पर आधारित थे। इस प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व करोगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फाइनली एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छा इससे फायदा होने वाला है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। वंशागति, हेरिडिटी, जिसे हम आनुवंशिकी कहते हैं, उससे संबंधित जो हमारे प्रश्न थे पेपर में, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। मनुष्य में निर्धारित जीन्स की संख्या कितनी होती है? तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर लगभग कितने जीन होते हैं? 30,000 जीन होते हैं। स्टेट को सीधा क्वेश्चन है, 30,000 जीन्स की संख्या पाई जाती है। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स डीएनए के खंड होते हैं जो कि किसी लक्षण का निर्धारण करते हैं। जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन ने। और जीन की जो उत्परिवर्तन इकाई है, उत्परिवर्तित इकाई, उसको रैकॉन कहा जाता है। जीन की क्रियात्मक इकाई का नाम तो क्या है? सिस्ट्रॉन। जीन की क्रियात्मक इकाई का नाम तो क्या होगा? सिस्ट्रॉन होगा। और दूसरा, जीन की उत्परिवर्तित इकाई को कहा जाता है रैकॉन। क्या कहते हैं? रैकॉन कहा जाता है। तो जीन की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? मेन जो क्रियात्मक इकाई है उसको कहा जाता है सिस्ट्रॉन कहते हैं। अगला एक प्रश्न आता है हमारा, प्यूपिल विद फिनाइलकीटोन्यूरिया लेक ऑन एंजाइम। फिनाइलकीटोन्यूरिया से पीड़ित व्यक्ति में कौन से एंजाइम की कमी होती है? दैट कन्वर्ट्स द अमाइनो एसिड टू। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया व्यक्ति में एक एंजाइम कमी हो जाती है, मैंने बताया था, फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज दे रखा है इसमें। फिनाइलकीटोन्यूरिया से प्रभावित व्यक्ति में एक एंजाइम कमी होती है। अच्छा, एंजाइम के बारे में नहीं दिया इसमें। एंजाइम का नाम पूछे तो याद रखना, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। जो एमिनो अम्ल को किसमें बदलता है? तो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में चेंज करता है। बताया हुआ है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष और एक सामान्य महिला के विवाह से उत्पन्न। अब ऐसे प्रश्न के मैंने आपको 3 स्थितियां बताई थी, तीनों स्थितियों के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। एक वर्णांध पुरुष है, सामान्य महिला है। अरे देखो एक बार इसको, वर्णांध पुरुष क्या होता है? वर्णांध पुरुष का मतलब तो है, ये लिख दिया आपने एक्स टी बाई, कलर ब्लाइंडनेस है। और सामान्य महिला है, ये लिख दिया सामने एक्स है। क्या सभी पुत्रियां वाहक और पुत्र सामान्य होंगे?
एक्स को एक्स कराया, क्या बना एक्स सी एक्स, इसको ना एक्स। इसका मतलब जितनी भी लड़की हुई है वो तो सारी कैसी होंगी, वाहक। और एक्स को बाई से कराया तो एक्स वाई, इसको बाई से कराया तो एक्स वाई, यानी पुत्र कैसे होंगे, सामान्य होंगे। पहला ही ऑप्शन हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट होगा। हाँ जी, तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा ये आंसर हो गया। अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। मेडल द्वारा अध्ययनित मटर के पौधों में विपर्यासी विशेषकों जोड़े कितने थे, 7 से। टोटल तो इन्होंने 34 किस्मों पर अध्ययन किया था, लेकिन उनमें से टोटल चयन कितने हुए थे, 7 हुए थे। कितने हुए थे, 7 हुए थे। अगला आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक ही जीन के विपर्यासी विशेषकों के युग्म को क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहते हैं, एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहा जाता है या एलील्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से 3 वैज्ञानिकों ने मेडल के कार्यों की पुनः खोज की है, एब्री, मैकलॉड, मैकार्टी, टट्टन, मॉर्गन, ब्रिश, बैटसन, पुनेट, ब्रिश, डिब्रीज, कोरेन, फेरमार्क। तो मेडल ने जब अपने कार्य किए थे तो मेडल, जब तक व्यक्ति जीवित रहे थे तब तक मेडल के कार्य अज्ञात रहे थे। फिर 1900 में 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेडल की मृत्यु के बाद मेडल के कार्यों को महत्व में लाए, वो प्रकाश में लेकर आए। उनका नाम था ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शेरमार्क। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी होगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मादा की यकृत कोशिकाओं में ऑटोसोम्स कितने होते हैं। ऑटोसोम्स का मतलब मैंने आपको बताया था, मेल में होते हैं 44+XY, फीमेल में होते हैं XX। ये तो है ऑटोसोम्स, ये है एलोसोम्स। अब चाहे लीवर की बात करें चाहे अदर की बात करें, टोटल 44 होंगे, यानी कितने होंगे बताओ, 22 पेयर होंगे। कितने होंगे, 22 पेयर। अगला एक प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसके सिर का पिछला भाग चपटा हो, जीभ बड़ी तथा झुर्रीदार हो, उंगलियों के पोरों पर कई सारे लूप हो, तो बताओ किस विकार से ग्रसित है। क्वेश्चन नंबर 8, यानी सिर के पिछला भाग चपटा हो, जीभ बड़ी हो, तालू में दरार हो, हथेली में कीज हो, ये सारे लक्षण, हथेली में कीज हो, तालू में दरार हो, होठ मोटे हो, मंद बुद्धि वाला हो, इनको मंगोलियाई मूर्ख कहते हैं। और इन्हीं बच्चों को क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। बाकी टर्नर सिंड्रोम तो आप जानते हो, 44+X0, और क्लाइनफेल्टर क्या होता है, 44+XXY। क्लाइनफेल्टर पुरुषों में होता है, ऐसे पुरुषों में गाइनिकोमेस्टियो हो जाता है, स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है ऐसे पुरुषों में, उनको गाइनिकोमेस्टिया के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें चाहे जनरल साइंस की बात करें, लेकिन हमें बायोलॉजी की जो पार्ट है वो तो 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी जाकर एग्जाम में हमारा प्रश्न होगा। चाहे आप किसी भी बोर्ड का पेपर दें, आपको बायो का मैटर 12th स्टैंडर्ड तक का याद होना चाहिए। अब जनरल साइंस 10th लेवल तक की नहीं आएगी, कहीं ना कहीं आपको 12th 11th 12th की किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी। हालांकि मैंने जो आपको पूरा सिलेबस करवाया है पूरा 12th स्टैंडर्ड का करवाया है, पूरी की पूरी चीजें अपन को 12th तक की अपने लिखवाई है। 6 to 10 तक का पूरा एनसीईआरटी मैटर मैंने आपको दिया है, तो अपने तो कोई घबराने की आवश्यकता है नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा अपन को लेवल को अप करना है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिकल सेल एनीमिया में हसियाकार कोशिका रक्तल्पता में हीमोग्लोबिन अणु कम ऑक्सीजन तनाव के तहत बहुलीकरण से गुजरता है, जिससे आरबीसी के शेप में परिवर्तन होता है। बिल्कुल, आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, हसियाकार हो जाता है। कथन तर्क हमारा सही है। तो इन सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, सॉरी
ये तो कार तर्क है, कथन तो सही है हमारा, तर्क तो सही है। पहले कथन पढ़िए, सिकल सेल एनीमिया एक एलिंग, बिल्कुल सही बात है। अगर यहां पर लिंग शब्द दे देता तो ये हमारा कथन क्या हो जाता, गलत। बस यही मिस्टेक करेगा एग्जामिनर, छोटी छोटी बातें देता है, एक्यूरेसी का पता होना चाहिए, ईमानदारी का पता भी लगता है हमारा। तो एलिंग ये है, बिल्कुल सही बात है। अप्रभावी विकार है, ये तब संचरित होता है तब दोनों जनक के लिए विषम युग्मजी हो, तो ये भी बात हमारी सही है। फिर इसका कारण तर्क क्या दिया है, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन अणु कम ऑक्सीजन तनाव के तहत बहुलीकरण से गुजरता है, जिससे आरबीसी के शेप में परिवर्तन होता है। बात तो सही है, लेकिन इसका एक कारण नहीं है। बात तो सही है, यानी अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है, लेकिन अभिकथन तर्क की सही व्याख्या नहीं करता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। जो वर्तमान में अभिकथन और तर्क वाले प्रश्नों से आप डरे हुए हो ना, इनमें डरने की आवश्यकता नहीं है। बस इसमें आपके एक्यूरेसी का पता चलेगा कि आप रट करके आए हो या समझ करके आए हो, या फिर आपने तुक्केबाजी वाली तैयारी की है। तुक्केबाजी वाली तैयारी से ऐसे क्वेश्चन हमारे सही नहीं होंगे। टॉपिक को वास्तविकता के साथ आपने पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, हर एक लाइन आपको एक्यूरेसी के साथ याद है, तभी ऐसे प्रश्नों का जवाब आप दे पाओगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, फिर से स्टेटमेंट वाला। वाहक माता पिता संतान में रोग संचारित करते हैं, तब लक्षण ऑटोसोम लिंक्ड अप्रभावी होते हैं। तो वाहक माता पिता संतान में रोग संचारित करते हैं, बिल्कुल वाहक जो होंगे वो तो संचारित करेंगे। जब लक्षण ऑटोसोम लिंक्ड अप्रभावी होता है, ऑटोसोम्स का मतलब होता है एलिंगी गुणसूत्र, अप्रभावी होगा। हीमोफीलिया सिकल सेल एनीमिया, क्या दोनों ही ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव हैं क्या, नहीं। हीमोफीलिया तो होता है एलोसोमल, इसमें तो ये तो एक्स लिंग सहलग्न विकार है, जबकि ये एलिंगी है। तो सेकंड कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो कथन फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया के लिए जिम्मेदार गुणसूत्र कौन से हैं, खूब अच्छे से मैंने बताया था। एल्फा थैलेसीमिया के लिए तो होता है 16वां नंबर और बीटा के लिए होता है 11वां। आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया में 4th नंबर पर क्या आएगा, ग्लोबिन श्रृंखला के। तो मैंने बताया था कि बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के कौन सी स्थिति पर, 6वें स्थिति पर, कौन सी स्थिति पर, 6वें स्थिति पर, बीटा ग्लोबिन के 6वें स्थिति पर। किसके स्थान पर, तो ग्लूटामीन के स्थान पर क्या आ जाएगा, बैलिन। बस ये आपको पहचान कर दिए। पूरा क्वेश्चन की थ्योरी आपसे पूछ ली, इसमें देखो कितना गजब का सवाल है, पूरे क्वेश्चन की थ्योरी पूछ ली। तो देखो इसमें क्या क्या आएगा। नंबर 1 पर क्या है, ग्लूटामीन, बिल्कुल सही है। नंबर 2 पर क्या है, बैलिन। नंबर 3 पर क्या है, 6। नंबर 4 पर क्या है, बीटा। ऐसा प्रश्न तो कई बार तो आते हुए भी गलत हो जाए बच्चे से, लेकिन एग्जामिनर चाहता भी यही है तुमसे प्रश्न गलत हो, लेकिन हमें प्रश्न गलत नहीं करना है, पूरे होश आवाज के साथ क्वेश्चन करना है। अब ऐसा प्रश्न जो है ना, उसमें कई बार आता वो गलत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न तो बदला, जो बदला पैटर्न के अंदर लाइन की लैंग्वेज भी चेंज की है, तरीका भी चेंज कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया, चीजों को एक क्रम में नहीं दिया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका बी होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, बेमेल जोड़े को पहचानना है। बेमेल जोड़े को पहचानना है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या गुरुजी सारे प्रश्न ऐसे आएंगे क्या, ऐसा संभव पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें तैयारी करनी है। हमें अभी इससे मतलब नहीं फाइनल में क्या होगा, हमें फाइनल से पहले इस लेवल की तैयारी करके जाना है, चाहे वहां पर ऐसे क्वेश्चन 3 आए, चाहे 2 आए, चाहे 1 आए, हो सकता है 5 आ जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। इसलिए मैंने अधिकतम क्वेश्चन आपके जो पेपर्स हैं, टेस्ट पेपर्स, इनमें जो लिए हैं वो लेवल के लिए हैं, थोड़े से उच्च लेवल के लिए हैं, ताकि आपके इन पेपर के माध्यम से ही आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। किसी ने थ्योरी को भी ढंग से नहीं पढ़ा है तो पेपर के माध्यम से भी उसके क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया के लिंग सहलग्न अप्रभावी है, बिल्कुल, ये तो एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी है, सही बात है। फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल होता है, बिल्कुल सही बात है। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। टर्नर सिंड्रोम बाई है क्या, नहीं, एक्स वाला है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखो बताओ 4 क्वेश्चन सही हुए नहीं हुए। इस प्रश्न को सही करने का मतलब है कि 4 प्रश्न आपके क्या हो गए, सही हो गए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14।
नाइट्रोजन चार्ट डीएनए आरएनए दोनों में समान कौन से होते हैं? तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, AGC, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये सेम होते हैं। बाकी मेन अलग कौन सा होता है? यूरेसिल होता है। यूरेसिल तो किसमें होता है? आरएनए में होता है। और थियामिन किसमें होता है? डीएनए में होता है। कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न है, डीएनए के एक अणु में फॉस्फेट समूह स्वयं के न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के कौन से कार्बन से और अगले न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के कौन से कार्बन से और किस बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? तो याद रखना, मैंने आपको बताया था कि डीएनए की संरचना पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक की दिशा, एक की दिशा 5' to 3' होती है। और ये कौन सा बॉन्ड होता है? इसको अपन कहते हैं फास्फोडाई एस्टर बंध। क्या कहते हैं? फास्फोडाई एस्टर बंध कहते हैं। प्रश्न देखने में ऐसा लग रहा होगा कितने लेवल का प्रश्न है, कहां से आया है? अरे भाई, आपके नोट्स में से आया है, जो आपने लिखा है ना उसमें से आया है। बस उन चीजों को सही ढंग से पढ़ें। एग्जाम तक जब तक 5 बार कम से कम नहीं पढ़ पाओगे, 5 से 7 बार चीजों को, तब तक चीजें याद नहीं रहेंगी। तब तक आपको यही लगेगा हमेशा कि पता नहीं पेपर कहां से आया है। एग्जाम तक चीजों को आप 5-7 बार यदि आपने रट लिया, उनको रिवाइज कर लिया, समझ लिया, तब आपको लगेगा कि हाँ पेपर हमारे पढ़े हुए में से ही आता है। पूरा नहीं तो इतना जरूर आता है कि जितने आपकी कट ऑफ जाती है। चाहे पेपर कितने भी लेवल का क्यों नहीं आए, ये पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए बात है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न है, पहचान करना है नीचे दिया गया प्रभाव आरेख जैव अणुओं के बीच आनुवांशिक सूचनाओं के प्रभाव को दर्शाता है। ABCD प्रक्रिया को पहचानने के लिए सही विकल्प चुनना है। सबसे पहले क्या होता है? ABCD प्रक्रिया को सही चुनना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्या आंसर होगा? सबसे पहले ट्रांसलेशन होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर रेप्लिकेशन होगा, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा? नहीं। अरे सिंपल देखो आप, डीएनए से मैंने बताया था आपको एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन होगा, जिसको अपन कहते हैं प्रतिकृतिकरण। क्या कहते हैं? प्रतिकृतिकरण कहते हैं। तो 2 में 3 में आ रहा है, यानी ये अभी तो ये भी सही है, ये भी सही है। आगे चेक करते हैं। डीएनए से एमआरएनए का बनना कहलाता है अनुलेखन, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी ये तो हमारा हुआ गलत। अब बात आई साहब, यहां तक पहुंचे हम 2 तक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है अनुवादन, ट्रांसलेशन। बिल्कुल, अब ये भी हमारा गलत हो गया। आगे फिर क्या बचता है? एमआरएनए से वापस डीएनए बनता है, उसको व्युत्क्रम अनुलेखन कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं बी। प्रश्न देखने में आपको ऐसा लगा होगा पता नहीं कहां से आया है, और बताओ डीएनए में लिखवाया नहीं लिखवाया? डीएनए के अंदर अपन पढ़ चुके हैं, एजिट फॉर्म में मैंने आपको पढ़ाया था। बस यही चीज पूछी है। अब एग्जामिनर उस क्वेश्चन को क्या रूप देगा ये तो एग्जाम में पता चलेगा। हम मैटर पढ़ सकते हैं, मैटर आपका वही होना चाहिए। मैटर में से क्वेश्चन नहीं आए तब समस्या है। बाकी वो किस फॉर्मेट में क्वेश्चन को फॉलो करेगा, किस में आपको अप्लाई करके देगा, अब ये उसकी मर्जी की बात है। सत्य के रूप में दे सकता है, कथन कारक के रूप में दे सकता है, तर्क अभिकथन के रूप में दे सकता है, सुमिलन में दे सकता है, या सिंपल वन लाइनर में भी दे सकता है। तो देखो चीजें वही हैं, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हुआ है। इसलिए डरे नहीं नए पैटर्न से, चीजों को एक्यूरेसी के साथ याद करें। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए तो होता है नेगेटिव, आरएनए होता है नेगेटिव। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो क्षारीय होती है और धनावेशित होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है और धनावेशित होती है। तो एल्कलाइन होगी और पॉजिटिवली चार्ज होगी। बेसिक 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट ए हायर लेवल एन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड विच आर कॉल्ड। उच्च स्तर पर क्रोमेटिन की पैकेजिंग के लिए प्रोटीन के अतिरिक्त सेट की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं? हाई लेवल पर क्रोमेटिन को पैकेट करने के लिए, पैकिंग करने के लिए प्रोटीन के अतिरिक्त एक सेट की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की अतिरिक्त सेट की आवश्यकता होती है, जिसको क्या कहा जाता है? तो जिसको कहते हैं NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, या इसको गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन कहा जाता है। कुछ चीजें हमने एक्स्ट्रा इसलिए ली हैं ताकि आपकी 1-2 लाइन वहां पर रह जाए, तो क्वेश्चन के माध्यम से आप तक मैटर पहुंच सके। अगला एक प्रश्न आता है, आरएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो किसमें पाया जाता है? तो आरएनए
पादप में पाया जाता है और पादप वायरस में होता है। पादप वायरस का नाम क्या है यहाँ पर? टोबैको मोजैक वायरस है। कौन सा पहला अनुवांशिक पदार्थ था? तो डीएनए आरएनए में से रखना, पहला अनुवांशिक पदार्थ आरएनए था जो सबसे पहले खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 मिलान करवाने वाला प्रश्न है, देखते हैं। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एटोसोम्स, एक अतिरिक्त एलिंगी गुणसूत्र की उपस्थिति। बिल्कुल, एक अतिरिक्त एलिंगी गुणसूत्र, जब 21वें गुणसूत्र का रिपीटेशन हो जाता है तो डाउन सिंड्रोम होता है। बी का क्या हो जाएगा आंसर? थर्ड। तो पहले, सबसे पहले तो बी में थर्ड। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा देख लो। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन सा है इसमें? सिस्टिक फाइब्रोसिस, बिल्कुल मेंडेलियन डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम की वजह से होता है। क्लाइनफेल्टर में क्या होगा और टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम के अंदर तो याद रखना एक लिंगी गुणसूत्र की अनुपस्थिति होगी, 44+X0। क्लाइनफेल्टर में क्या होगा? एक अतिरिक्त गुणसूत्र आएगा, 44+XXY। क्लियर है बात? मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ए में आएगा सेकंड, बी में आएगा थर्ड, सी में आएगा फर्स्ट और डी में आएगा फोर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से डीएनए डॉट 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 क्रियाशील होता है और डीएनए की तुलना में कितना स्थायी होता है? तो रासायनिक रूप से आरएनए डीएनए की तुलना में याद रखना मोर एक्टिव होगा, अधिक क्रियाशील होगा, लेकिन डीएनए की तुलना में स्थायी क्या होगा? भाई सी सी बात है, जो क्रियाशील ज्यादा होगा वो स्थायी हमेशा कम रहेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृतिकरण कोशिका चक्र की किस अवस्था में होता है? तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो एस अवस्था में होता है, सिंथेटिक फेज में होता है, जिसको संश्लेषी काल कहते हैं, एस फेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एस फेज कहा जाता है, सिंथेटिक फेज कहा जाता है, एस अवस्था कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। डीएनए के एक रज्जुक से आनुवंशिक जानकारी को आरएनए में अनुकरण करना, डीएनए से आरएनए का बनना। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उस टुकड़े में से एक टुकड़ा अलग से पूछ लिया है। तो डीएनए से आरएनए जो बनता है उसको अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगला जो प्रश्न आता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, एंजाइम और उसके संबंधित कार्य का सही मिलान करना है। देखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज क्या डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण करता है? बिल्कुल करेगा। डीएनए पॉलीमरेज संश्लेषण करेगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या डीएनए संश्लेषण करेगा? अरे आरएनए पॉलीमरेज डीएनए का संश्लेषण नहीं करेगा। लाइगेज क्या काम करेगा? छोटे छोटे डीएनए खंडों को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। तो ए और सी हमारा सही आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। तो ये हमारा दोस्तों वंशागति वाला पेपर था, जिसके क्वेश्चन हमने 25 क्वेश्चन थे हमारे पेपर में, वो हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, अच्छे से हमने व्याख्या की है, सारा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो इससे आपको थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अप होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही प्रश्नों को आप करते रहिए ताकि एग्जाम में फाइनली आप सेलेक्ट हो सके। धन्यवाद। हेलो हेलो। चालू है।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि भारद्वाज। आज हम पढ़ने वाले हैं एक टेस्ट पेपर था हमारा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। इसके जो क्वेश्चन थे उनके बारे में अपन व्याख्या करेंगे। इस पैटर्न के आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। एक नए पैटर्न के हमने सारे लगभग ऑलमोस्ट प्रश्न लिए हैं, जो कि वर्तमान में भी पैटर्न आपका 2026 में चल रहा है। इसी पैटर्न के क्वेश्चन हमें याद रखने हैं। मैटर वही है, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया है, इसलिए डरने की आवश्यकता। हमने पहले ही अपने लेवल को बहुत अच्छे लेवल से लिया है आपका सिलेबस को, तो बिल्कुल ही डरने की आवश्यकता आपको नहीं। आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करें, 100% आपको सफलता मिलेगी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पादप हार्मोन से क्वेश्चन लिया है हमने, थोड़ा सा लेवल के प्रश्न लिए हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। बस इनको आप सॉल्व करो, हमें तैयारी अच्छी हो जाएगी। बाष्पशील फाइटो हार्मोन जो होता है उसका उदाहरण कौन सा है? क्या 2,4-D है? तो 2,4-D तो खरपतवार नाशी का काम करता है, मैंने बताया था। इथाइलिन फलों को पकाने वाला हार्मोन भी है। ABA एब्सिसिक एसिड वृद्धिरोधी हार्मोन है। और एक आता है जियाटिन। थोड़ा सा लेवल को हमने चेंज कर दिया है। तो याद रखना, बाष्पशील फाइटो हार्मोन जो होता है ना, वो एथिलीन होता है। गैसीय प्रकृति का हार्मोन है तो कैसा होगा? बाष्पशील होगा। बस यही तो दिमाग लगाना है। तो ए का क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। सिंथेटिक फाइटो हार्मोन, सिंथेटिक फाइटो हार्मोन जो होता है यानी कृत्रिम फाइटो हार्मोन, कृत्रिम ऐसा हार्मोन जो पादपों के अंदर वृद्धि को बढ़ा देता है, खरपतवार को नष्ट करता है, वो कौन सा होगा? 2,4-D होगा। कौन सा होगा? 2,4-D। स्ट्रेस, बुढ़ापा। अरे बुढ़ापा किससे आता है? स्ट्रेस से आता है। तो मैंने वो बताया था वृद्धिरोधी हार्मोन, बताया कि नहीं बताया? वृद्धिरोधी हार्मोन, पेड़ पौधों में बुढ़ापा लाने वाला हार्मोन कौन सा है? ABA। इस क्वेश्चन को देख के तो ऐसा लगा होगा आपको कि अरे यार ये प्रश्न कहां से आया, ऐसा तो कुछ बताया नहीं। जबकि देखो क्वेश्चन के शब्दों को समझना है। तनाव हार्मोन, तनाव बुढ़ापा लाता है, और बुढ़ापे लाने वाला पादपों में एक ही हार्मोन है, ABA एब्सिसिक एसिड, जिसे वृद्धिरोधी हार्मोन कहते हैं। और एक नेचुरल फाइटो हार्मोन है जो कि कौन सा होता है? जियाटिन है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? D होगा। अगला प्रश्न है, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही मिलान करें। ऑक्सिन हार्मोन फोटोट्रोपिज्म का काम करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या काम करेगा? पोषक तत्वों को जुटाएगा। एथिलीन फलों को पकने वाला हार्मोन है। अब ये तो आप सब जानते हो, डी में फर्स्ट है तो डी में तो फर्स्ट आ जाएगा। तो डी में फर्स्ट तो देखो चारों में दे रखा है बारे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यानी अकेले डी के आधार पर तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। फिर अपन को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे और चलना पड़ेगा इसमें। फिर अपन को चलना पड़ेगा इसके अंदर। ऑक्सिन हार्मोन क्या काम करेगा? ऑक्सिन हार्मोन करता है फोटोट्रोपिज्म, प्रकाश के प्रति ये वृद्धि करता है। प्रकाश की मात्रा मिलती है तो पेड़ पौधों में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑक्सिन को वृद्धिरोधी हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धिरोधी हार्मोन कहा जाता है। साइटोकाइनिन हार्मोन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। और बीजों का अंकुरण, जर्मिनेशन कब होगा? जब उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन का काम करता है। ठीक है। फिर आता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये जिबलिक एसिड का विरोधी हार्मोन है। जिबलिक एसिड तो अंकुरण को प्रेरित करेगा और ये वृद्धि को रोकेगा। तो एब्सिसिक एसिड इसका विरोधी हार्मोन है। और फिर एथिलीन तो किस में आ जाएगा? हमारा फ्लो में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका B होगा। क्या होगा? B होगा। अगला है, ऑक्सिन के अलावा कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पादप ऊतक संवर्धन में कैलस को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो साइटोकाइनिन इज ए प्लांट हार्मोन अदर देन ऑक्सिन दैट इज यूज्ड टू इंड्यूस कैलस फॉर्मेशन इन प्लांट टिश्यू कल्चर। आंसर हमारा क्या होगा? साइटोकाइनिन होगा। क्या आंसर हो जाएगा? साइटोकाइनिन होगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसने जई अंकुर के प्रांकुर चोल के सीड से ऑक्सिन को प्राप्त किया था? तो एक वैज्ञानिक थे बेंट। ऑक्सिन को प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? वेंट है। सीधा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि प्रेरक के जोड़ों को चुनना है जो वृद्धि करते हैं। ABA वृद्धिरोधी है, ABA वृद्धिरोधी है, दो तो हमारे गलत हो गए। बचा कौन सा? ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन। ये वृद्धि प्रेरक हार्मोन है, वृद्धि को प्रेरित करते हैं। 5 का आंसर। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का भाग
जो कि लैंगिक व्यवहार, सेक्सुअल एक्टिविटीज, उत्तेजना की अभिव्यक्ति यानी एक तरह एक्सप्रेशन ऑफ स्टिमुलेशन, खुशी, हैप्पी, गुस्सा, रेज, डर, फियर, इन सब का नियंत्रण कौन करता है? बताया हुआ प्रश्न है ये। तो मैंने बताया था, एक तो होता है हमारी बॉडी में लिम्बिक सिस्टम। कौन होता है? लिम्बिक सिस्टम। और बाकी इसे डर वगैरह है, खुशी, गुस्सा, हार्मोन्स उत्पादन, इन सब का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो लिम्बिक तंत्र, और कौन हो जाएगा? हाइपोथैलेमस होगा। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 7। निसल्स के पिंड किसके बने होते हैं? तो अंतःप्रतब्बी जालिका के बने होते हैं और राइबोसोम के बने होते हैं। कहां होते हैं? तो डेंड्रोन साइटोन के अंदर पाए जाते हैं, एक्सोन में नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम RER से मिलकर के बने होते हैं। तंत्रिका कोशिका का प्रश्न है। तो निसल्स बॉडीज आर मेनली कंपोस्ट ऑफ फ्री राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER क्या है यहाँ पर? RER है ये अंतःप्रतब्बी जालिका का प्रकार है। ये इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चिकनी अंतःप्रतब्बी जालिका और ये खुरदरी। आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अगला प्रश्न कौन सा है? हेलो हेलो, ऊपर वाला LT पे होना चाहिए। LT कर। हेलो हेलो। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है? माइलिन आच्छद किसका बना होता है? तो माइलिन आच्छद में मैंने बताया था स्वान सेल्स पाई जाती हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। तो तारा कोश का, स्वान कोश का है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, अस्थि शोषक, तो ये पाई जाती है हमारी स्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, मिलान करना है। पोन्स क्या काम करता है? पोन्स मैंने आपको बताया था मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है कौन? पोन्स बेरुलाई के द्वारा किया जाता है। पोन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है। ये 9 का ए का क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड होगा। आगे अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं, तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं जो कि हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है,
तो इसके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं। और अनुमस्तिष्क क्या काम करेगा? अनुमस्तिष्क अभी लेटेस्ट 2025 फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से 2 पारियों में प्रश्न आया हुआ है कि स्थिति संतुलन नियंत्रण का काम करता है। एक आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी आंसर। क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और रीजन्स इज इनकरेक्टली एसोसिएटेड विथ इट्स फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10। लिम्बिक तंत्र, तंतुओं के क्षेत्र जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं, गति का नियंत्रण करना। क्या ये बात सही है? गलत रूप से युग्मित करना है, गलत रूप से युग्मित को पहचानना है। मेडुला ऑब्लिंगेटा श्वसन और हृदय परिसंचारी को नियंत्रित करता है। बिल्कुल, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। इन सब का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। क्या लिम्बिक सिस्टम के द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का? नहीं, आपस में जोड़ने का कार्य तो पोन्स के द्वारा होता है, जस्ट हमने पढ़ा है। असत्य पूछ रहा है, गलत तरीके से युग्मित पूछ रहा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस विमोचन, हार्मोन्स का उत्पादन का काम करता है। बिल्कुल, हार्मोन्स बनाता है। टेम्परेचर, भूख प्यास का कंट्रोल भी करता है, नियंत्रण भी करता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। कार्पस कैलोसम बाएं और दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ता है। बिल्कुल सही है। तो 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 11। मिलान करना है। लगभग सारे प्रश्न हमने ऐसे दिए हैं ताकि आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और फाइनल एग्जाम में आप क्वेश्चन को सही कर पाए। क्वेश्चन नंबर 11, कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो उद्दीपनों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंकालीय पेशियों तक पहुंचाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंकालीय पेशियों तक पहुंचाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? ऑटोनॉमिक स्टिमुलस को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं उन तक पहुंचाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? बी में हमारा 3rd होगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये मेनली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल यूनिट है, सीपीयू है मस्तिष्क का, तो इसका 1 हो जाएगा। और अंतरंग तंत्रिका तंत्र की बात करें तो ये उद्दीपनों को सीएनएस से अंतरंगों तक और अंतरंगों से सीएनएस तक पहुंचाने का काम करता है। डी में क्या हो जाएगा? 4। तो देख लीजिए, ए में क्या आएगा? 2nd, बी में कौन सा आएगा? 3rd, सी में 1st, डी में 4th। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। 11। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। मेडुला ऑब्लिंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो अनैच्छिक क्रिया देखो क्या है? सूंघना अनैच्छिक है क्या? स्मरण, मध्यमस्तक, पाचक रसों का स्राव। बिल्कुल, पाचक रसों का स्राव जो होता है वो अनैच्छिक क्रिया होती है। एक सहभागी क्षेत्र होता है एसोसिएशन रीजन, और एसोसिएशन रीजन जो होता है वो हमारी याददाश्त के लिए होता है, मेमोरी के लिए होता है। बताया था मैंने कि सेरिब्रम में 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, तो ये मेमोरी के लिए होता है। एक होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो सूंघने के लिए होता है, ऑल्फैक्शन के लिए होता है। लिम्बिक सिस्टम ये सूंघने को कंट्रोल करता है। और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये मिड ब्रेन का भाग है, आपको पता है, देखने और श्रवण दोनों क्रियाओं के केंद्र होते हैं। तो ए में 4, बी में 2, सी में 1, डी में 3। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 12 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13 है असर्शन और रीजन दे रखा है। द पीएनएस इज मेड अप ऑफ ऑल द नर्व्स। बिल्कुल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व से मिलकर बना है। इन द बॉडी दैट आर कनेक्टेड टू द सीएनएस, जो कि सीएनएस से जुड़ी रहती है। भाई तंत्रिकाएं तो हमारी किससे जुड़ी रहेंगी? मस्तिष्क, मेरुरज्जु दोनों से जुड़ी रहेंगी। स्टेटमेंट तो हमारा सही है, असर्शन तो सही है। क्या इसका कारण पूछते हैं? द पीएनएस इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल की साइट तो सीएनएस है, ना कि पीएनएस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यार ना, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी होगा, ये रीजन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये तो वही है क्वेश्चन नंबर 14। मस्तिष्क स्तंभ बनाने वाले 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? मस्तिष्क स्तंभ का निर्माण 3 क्षेत्रों से होता है, मैंने आपको बताया था। मस्तिष्क स्तंभ, ब्रेन स्टेम के बारे में अपन ने बात की थी। ये 3 भागों से बना होता है। मिड ब्रेन आता है, पोन्स आता है, सेरिबेलम नहीं आता है, और एक मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है। तो मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ये मिलकर के ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं, मस्तिष्क स्तंभ का निर्माण करते हैं।
अगला प्रश्न आता है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध के आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि का एक समूह एक जटिल संरचना बनाता है जिसे कहा जाता है। मस्तिष्क गोलार्ध के आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि का एक समूह एक जटिल संरचना बनाता है जिसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है लिम्बिक सिस्टम। तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध के आंतरिक भाग और अंदरूनी अंग जैसे एमिगडाला है, हिप्पोकैम्पस है, ये सब एक जटिल संरचना बनाते हैं जिसको लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 के 4 कथन हमारे सामने दे रखे हैं, एक बार देखते हैं अपन। न्यूरॉन कोशिकाएं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में केंद्रित होते हैं, ये सफेद रंग का होता है क्या? न्यूरॉन जो होता है वो साइटोन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में केंद्रित होता है, सफेद रंग का होता है, सफेद रंग नहीं होता है। सही वाला पूछ रहा है इसमें। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को धूसर द्रव्य कहते हैं, बिल्कुल ग्रे मैटर कहा जाता है, ये हमारा सही होगा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेरक क्षेत्र होगा, संवेदी भी होगा, सहभागी भी होगा, लिखवाया हुआ है 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बड़े क्षेत्र होते हैं जो न तो स्पष्ट रूप से संवेदी होते हैं न प्रेरक, इन्हें कार्पस कैलोसम कहते हैं, नहीं इनको सहभागी क्षेत्र कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, 2 और 3 हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इन न्यूरॉन निसल्स कार्पल्स आर प्रेजेंट। निसल्स जो कणिकाएं होती हैं वो न्यूरॉन्स के अंदर किस में पाई जाती हैं? तो एक्सॉन के अंदर तो नहीं पाई जाती हैं, यानी एक्सॉन का मतलब तंत्रिकाक्ष के अंदर तो नहीं होंगी, बाकी साइटोन के अंदर होती हैं, डेंड्राइट्स में होती हैं। पहले भी हमने क्वेश्चन ले लिया है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी होगा। अगला है रेनिबियर के नोड एक अंतराल है जो किसके बीच होता है? रेनिबियर के नोड किसके बीच होते हैं? तो रेनिबियर के नोड जो होते हैं वो माइलिन आवरण के बीच में होते हैं। मैंने बताया था ये एक्सॉन है, ये माइलिन आवरण होता है, बीच बीच में इसमें कट लगे रहते हैं, गैप होता है, इसी को अपन क्या कहते हैं? रेनिबियर नोड कहते हैं। अभिबाही तंत्रिका तंतु उद्दीपनों को ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, अभिबाही तंत्रिका तंतु उद्दीपनों को कहां ले जाता है? तो याद रखना ऊतकों से सीएनएस तक लेके जाता है। अभिवाही, अपवाही तो बाहर क्यों लेके जाएगा? अभिवाही का मतलब होता है सेंट्रीपिटल और अपवाही का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो अभिवाही जो होगा वो ऊतकों से कहां ले जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ले जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय थायराइड हार्मोन? थायराइड हार्मोन के द्वारा कौन सा काम कंट्रोल नहीं होता है? आधारीय उपापचय दर, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है ना, इसको कंट्रोल करता है, याद रखना। दूसरा था सोने जागने क्रिया का सामान्य लयन, नहीं सोने जागने की क्रिया का जो सामान्य लयन होता है वो तो मेनली एक तो हमारी पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है, याद रखना। कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है? पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है। और प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करता है, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 20, तो एक तो ये हमारा सोने जागने क्रिया को नियंत्रित नहीं करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का विकास भी याद रखना नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाता है, बिल्कुल थायरोक्सिन बढ़ाता है। तो ई वाला तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है इसमें, तो केवल बी और सी, नहीं सी और डी ये जो होंगे वो नियंत्रण में नहीं है, बाकी सारी चीजों को थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न आता है, एक गर्भवती महिला एक ऐसे बच्चे को जन्म देती है जो विकास में कमी, मानसिक मंदता, कम बुद्धि, गैर असामान्य त्वचा से पीड़ित होता है, ये किसका परिणाम है? तो एक रोग बताया था मैंने आपको जिसका नाम था, एक तो मिक्सिडेमा बताया था, क्रेटेनिज्म बताया था। ये क्रेटेनिज्म रोग होता है, और क्रेटेनिज्म जो होता है वो आहार में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो बच्चों में होता है, जिसमें बच्चों को विकास में कमी आती है, मेंटली डेवलपमेंट कम होता है, बुद्धि भी उनकी कमजोर होती है। 21 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मिलान करना है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम की मात्रा को निर्धारित करता है, टीसीटी बोलते हैं इसको, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को निर्धारित करेगा ये। पैराथायराइड ग्रंथि क्या काम करती है? पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है जो कि कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। थाइमोसिन क्या काम करेगा? थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट
थाइमोसिन शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, थाइमस ग्रंथि से निकलता है। थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या काम करेगा? पानी इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो ए में आ जाएगा हमारा थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है 23, मिलान करना है इसका भी। सबसे पहले अपन बात करते हैं एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कोटिका उत्तेजक हार्मोन। बताया था महिलाओं में अंडजनन और पुरुषों में शुक्रजनन की वृद्धि को प्रेरित करता है। अंडाणुजनन को अपन अंडजनन को ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। तो इसमें तो पहले का में क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो ये सी और बी तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर आता है एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पीनियल ग्रंथि से निकलता है। मिलेनोसाइट्स पर क्रिया करता है, ये त्वचा के रंग का निर्धारित करता है। एमएसएच में क्या जाएगा? सेकंड। ये सारे हार्मोन बताए हुए हैं। प्रश्न देखे हुए तब आपको ऐसा लगेगा यार इतना बड़ा प्रश्न कैसे होगा, लेकिन ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके नोट्स में हैं। वैसोप्रेशन हार्मोन क्या काम करता है? वैसोप्रेशन हार्मोन क्या काम करेगा? और पार्स इंटरमीडिया क्या करेगा? वैसोप्रेशन हार्मोन, जो उसको एडीएच बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये जल के अवशोषण को बढ़ाता है। जल के एब्जॉर्बिशन को क्या करता है? ये बढ़ाने का काम करता है ये। अब जल के अवशोषण वाला तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं है हमारे पास, लेकिन ये पास डिस्टेलिस से जुड़ा हुआ रहता है। ईडीएच पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है, याद हो तो, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। और न्यूरोहाइपोफाइसिस किससे जुड़ा रहता है? पास डिस्टेलिस से। तो इसमें आपको इसका कार्य नहीं दिया है, इसी संबंध कोई और बात दी है तो वो मिलान करना है। और पार्स इंटरमीडिया क्या होता है? हाइपोथैलेमस से तंत्रिका द्वारा न्यूरोहाइपोफाइसिस तक ये प्रभावित होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी में फर्स्ट हो जाएगा। तो ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट होगा। हमको देखना है, जरूरी हम पे जो आए वही क्वेश्चन में ऑप्शन में होगा। हो सकता है कोई और कार्य भी हो सकता है, कोई और संबंध भी उसका हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फिर से मिलान करवा रहा है। थायराइड हार्मोन क्या काम करता है? थायराइड हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन, पिट्यूटरी, पीनियल। क्वेश्चन नंबर 24, अगर अपन बात करें पीनियल, तो पीनियल ग्रंथि क्या काम करती है? आपने पढ़ा है हमारे सुबह शाम के सोने जागना, सुबह शाम तक जितनी भी एवरीडे लाइफ की क्रियाएं होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है। तो पीनियल तो दैनिक लय का काम करेगा। तो डी में तो आ जाएगा हमारा थर्ड। पिट्यूटरी क्या काम करेगा? पिट्यूटरी क्या काम करेगा? पिट्यूटरी की बात करें अपन तो मेलेनोसाइट्स पर काम करेगा क्या? पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि का मतलब होता है जो शरीर में पाई जाने वाली अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रित करती है। तो बिल्कुल ये फैक्ट बात है कि ये जो होगा पिट्यूटरी ग्रंथि वो मेलेनोसाइट्स पर काम करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ए और बी की बात करते हैं। इसमें कैल्शियम का स्तर का नियमन, थायराइड से एक थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है जो कि कैल्शियम का स्तर मापता है। और एड्रिनल ग्रंथि ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, वृक्क की नलिकाओं पर काम करते हैं, रीनल ट्यूब्स का काम करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ये हमारा डी आंसर इसका हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का, इसको मिलान करवाने वाला है। मैंने मोस्टली क्वेश्चन ऐसे लिए हैं ताकि आपका 25 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए। अग्र पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि, कार्पस ल्यूटियम या कार्पस ल्यूटियम कहते हैं इसको, और एक होता है थायराइड। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखो, अग्र पीयूष ग्रंथि से एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑक्सीटोसिन तो पश्च वाले से निकलता है, थायरोक्सिन निकलता ही नहीं है, प्रोस्टेरोन निकलता ही नहीं है। तो इसमें तो आ जाएगा हमारा सेकंड। पश्च पीयूष ग्रंथि से कौन सा निकलता है? ऑक्सीटोसिन। कार्पस ल्यूटियम से कौन सा निकलेगा? प्रोजेस्टेरोन। और थायराइड से कौन सा निकलेगा? थायरोक्सिन। क्या आंसर हो जाएगा बताओ क्वेश्चन नंबर 25 का? ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ, डी में थर्ड। और क्वेश्चन नंबर 26 था, लीडिंग कोशिकाएं हार्मोन्स के एक समूह का उत्पादन करती हैं जिन्हें एंड्रोजन्स कहते हैं, पुरुष हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र प्लस पादप हार्मोन्स तीनों को मिलाकर हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय।
उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनकी व्याख्या हमने की है। तो बहुत ही शानदार गजब के प्रश्न थे, अच्छा लेवल है, इस लेवल को आप अपनाएं, डरे नहीं इससे, मैटर वही है, बस एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन पूछने का तरीका जो बोर्ड ने अपनाया है उसी पैटर्न पर क्वेश्चन अपन सारे टॉपिक्स किसी तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों।